आप सब लोग रेडी हो आज के लिए? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सेशन ज्वाइन करते हैं मेरा? मैम हम करते हैं जो। मैम हम करते हैं। मैम वेरी पूरा गुड। ज्वाइन करती मैम हम हूँ। भी करते हैं। तो देखो पूरा ही ज्वाइन करना है आपको। अगर अगर आपको केमिस्ट्री वाकई अच्छी करनी है, ठीक है, तो आपको पूरा सेशन ज्वाइन करना है मैम के साथ। और कोई भी डाउट है आपको तो आफ्टर लेक्चर आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं और ड्यूरिंग लेक्चर भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन बच्चा पार्टी। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। तो देखो बच्चा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट लेके आओ, मन से पढ़ो उसे। किसी भी काम को ऐसे मत करो कि हमें फॉर्मेलिटी करनी है। अगर कोई काम कर रहे हो तो उसे मन से करो, 100% देके करो और पूरा करो। आधा अधूरा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको पता ही है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? खतरनाक होता है। ना तो आप इधर के बचते हो ना उधर के। तो पूरी चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो उसको पूछो भी। ये नहीं कि अपने डाउट्स आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर करके चलो। तो देखो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार मैं ये बता देती हूँ आपको कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मंडे से आपका थर्मोडायनामिक शुरू हो रहा है। कितने बच्चों को एक्साइटमेंट है कि थर्मोडायनामिक शुरू हो जाए? बोलो। मैम हमें। तो देखो, आखिरकार आपको जिसका इंतजार था, एक दिन के बाद वो दोनों चीजें आ जाएंगी। मंडे से हम थर्मोडायनामिक शुरू करेंगे आपका। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर का 3rd लेक्चर। ठीक है ना? तो उसमें अपनी जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर। मैम केमिस्ट्री के डाउट सेशन कब होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेटा। आपको प्रॉपरली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट मिलती रहेगी टाइमली कि कब आपके डाउट सेशन होंगे, किस चैप्टर के होंगे। डीपीपी आपको मिल गई है, आप वो प्रैक्टिस करो और अपने डाउट निकाल के रखो ताकि जब भी डाउट सेशन हो आप केमिस्ट्री में अपने टीचर से क्लियर कर सको। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आपके जो भी डाउट सेशंस होंगे वो मैं ही लूंगी, है ना? तो आप मुझसे अपने डाउट्स पूछोगे, डाउट सेशन निकाल के रखना। अभी हम आज का जो स्टेट ऑफ मैटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं उनको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सारे बच्चे ट्यूसडे वाली क्लास के नोट्स नहीं मिले? नहीं बेटा, नोट्स तो आपके ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं। क्या बाकी सब बच्चों को मिल गए हैं नोट्स? प्लीज रिप्लाई करो मैम को। बाकी सब बच्चों को नोट्स रिसीव हो गए हैं? नो मैम। नो, नो मैम। नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं। मैं आपका ये पॉइंट नोट डाउन कर लेती हूँ। अब मेरे बच्चों को आज ही नोट्स मिल जाएंगे। तो जो लास्ट ट्यूसडे की क्लास हुई थी उसके नोट्स बच्चों को नहीं मिले हैं। ठीक है ना? नोट्स नॉट अवेलेबल, ये पॉइंट आपका मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको आज ही अवेलेबल हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो गई होगी बेटा। रिकॉर्डिंग तो आपकी हमने डाल दी है, नोट्स भी डाल दिए, बट आई डोंट नो कि आपको क्यों रिसीव नहीं हुए। उसको मैं जस्टिफाई करूंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो देखो अभी हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक और लास्ट तक आप टिके रहना और आराम से पढ़ना। ठीक है, मुझे सारे बच्चे लास्ट तक दिखने चाहिए। मैं पर्सनली नेम से जो है बच्चों को आइडेंटिफाइड करूंगी लास्ट में। बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट भी करती रहूंगी। तो चलिए अभी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर का 3rd लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपकी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो क्या है, कि व्हाट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन करके आपको यहाँ पे स्लाइड में समझा रही हूँ। तो ध्यान देना जरा गौर से। तो देखो बेटा, ये जो काइनेटिक थ्योरी है, आपने काइनेटिक का नाम सुना है क्या? यस मैम। मैम कितने बच्चों ने सुना है? मैम मैंने। और कहाँ पे सुना है? मैम काइनेटिक काइनेटिक फिजिक्स में। फिजिक्स में सुना है। ठीक है, फिजिक्स में। तो आज आप ये नाम दोबारा से केमिस्ट्री में सुन रहे हो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस क्या है। ठीक है, तो जानना चाहेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस क्या है आपकी। तो देखो यहाँ पे बच्चा पार्टी, हमने इतने सारे लॉ पढ़े थे। गैस लॉ बहुत सारे पढ़े, बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा।
ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट ऑफ लॉ पढ़े। तो आपने उन लॉ में देखा कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, इस तरीके से किसी में कुछ कांस्टेंट है, किसी में कुछ कांस्टेंट है। तो मतलब जितने भी लॉ थे उन सारे लॉ में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर था गैसेस का, ठीक है, ये हमने देखा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर गैसेस का था ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया और फिर एक टॉपिक दिया गया, एक थ्योरी बनाई जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो इस थ्योरी का पर्पस यही था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लॉ थे इनके जो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर थे वो क्यों थे। ठीक है, तो देखो अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होती है वो होती क्या है। मान लो आपका एक कंटेनर है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अब जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हो ये बहुत सारी बॉल्स हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। इन बॉल्स को मैंने इस बाउल में डाल दिया, यानी कि ये कंटेनर है मेरा, मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है, उछल कूद करते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, मतलब इनका रैंडमली मोशन होता रहता है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, ये सारे मॉलिक्यूल्स की जो मोशन कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो डिफरेंट होगी, और इन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है मोशन करने की क्या वो भी डिफरेंट होगी या सेम होगी। कोई बताएगा इस बात को। डिफरेंट होगी। मैम डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी, बिल्कुल सही। तो आप मेरे कहने बताने से पहले ही समझ गए कि जो काइनेटिक, ठीक है ना, एनर्जी होगी, ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल की कैसी होगी, डिफरेंट होगी। और जो इन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, ठीक है ना, मोशन करने की, वो भी डिफरेंट होगी। क्यों, एक बात बताइए, मान लो सपोज दैट आपके 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, एक फ्रेंड्स ये हो गया, दूसरा फ्रेंड ये हो गया, तीसरा फ्रेंड ये हो गया, ये तीनों फ्रेंड डिफरेंट हैं और इनको तीनों को दौड़ने के लिए कहा जाए, क्या एक ही स्पीड से और सेम एनर्जी से दौड़ेंगे? नो मैम। डिफरेंट। नहीं दौड़ेंगे, ठीक है ना, ये अलग अलग डिफरेंट तरीके से दौड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, इनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है और इनकी डिफरेंट स्पीड होती है, ठीक है। ये कहा गया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। और आप जानते हो जो आप पढ़ते हो कहाँ पे, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ते हो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा देखते हो आप फिजिक्स में शायद, पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर एंड आर एन एस, कुछ ऐसा देखते हो। मतलब यस मैम। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एम बी स्क्वायर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, कि 1/2 एम वी स्क्वायर, ये किसी एक मॉलिक्यूल की, किसी गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो हम ऐसा देखते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, ये थ्योरी इसलिए दी गई थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल किस स्पीड से और कितने टाइप की स्पीड से मूव ऑन करते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उनके बीच में जो फोर्स लगता है या जिससे वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में सबकी सेम होती है या फिर डिफरेंट होती है। तो ये बात हम यहाँ पे क्लियर करेंगे बड़े अच्छे से और धीरे धीरे, इसीलिए ठीक है ना, मैं बहुत स्लोली आपको पढ़ा रही हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है सभी को। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब देखो आप आगे बढ़ो, ये आज का सेशन है आपका ये, ठीक है ना, लास्ट सेशन है ये स्टेट ऑफ मैटर का, और यहीं तक के टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये सेशन पूरा ज्वाइन करना और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बाद आप मुझे मिलोगे सीधे मंडे में। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो अगर हम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना क्योंकि मैं अभी पूछूंगी फिर आपसे बाद में कुछ क्वेश्चंस। तो जिस बच्चे ने मेरा सेशन ध्यान से ज्वाइन किया है वो बच्चा मुझे बताएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके 3 टाइप्स के हैं। जो पहला है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ स्पीड, वो आपकी 3 टाइप की हैं, ठीक है ना। वो क्या है, पहला देखो आप, इसमें मैंने एक स्लाइड भी ऐड कर रखी है, उसकी
लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है। ये तो काइनेटिक एनर्जी थी। अब आप आगे देखोगे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, ये रे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड्स। तो हम इसी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड की बात कर रहे हैं जो कि मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड्स, ये आपकी 3 टाइप की होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने दी थी। ये पहली है आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और दूसरी है बेटा आपकी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड जो थर्ड है आपकी वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है आपको? ये 3 स्पीड्स हैं, ठीक है, जो दी गई थी। अब एक्चुअल में ये एवरेज स्पीड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, ये तीनों स्पीड्स को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये थी मॉलिक्यूल्स की 3 स्पीड जिनको हम पढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है, देखो सपोज दैट मेरे पास ये 5 बॉल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इन पांचों की स्पीड को मैं जोड़ दूं, ठीक है ना, पांचों की स्पीड को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, पहले मॉलिक्यूल की, दूसरे की, फिर तीसरे की, चौथे की, एंड पांचों की, पांचों को स्पीड को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। अभी क्लियर है ये बात सबको? जल्दी से चेक करो। यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल बोल भी सकते हो, ठीक है। अब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या मतलब है, ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा सुन के। तो कहने का मतलब ये है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, आप 3 दोस्त हो, 3 सहेली हैं हमारी, तीनों सहेली में से जो एक सहेली है येलो वाली, वो बहुत ज्यादा तेज चलती है, ठीक है। फिर ये पर्पल सहेली है, ये बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है, और जो तीसरी रेड सहेली है, ये ना तेज चलती और ना बहुत ज्यादा फास्ट चलती। ये एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में चल रही है, यानी कि इसकी स्पीड ना तेज है ना कम है, एवरेज स्पीड है इसकी, मतलब एक प्रोबेबल स्पीड है, फिक्स है, वो उसमें चल रही है। तो इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये जो स्पीड का खेल हो रहा है, जो एवरेज स्पीड का खेल है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का खेल है, ये किन के बीच में हो रहा है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो अब देखो, अब जो बात करते हैं हम वो तीसरी स्पीड की करते हैं, रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। तो भाई ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये कहता है कि सपोज दैट जो परवीन मैम के हाथ में 5 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये वाले 5 मॉलिक्यूल्स जो थे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं 5, इनका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और फिर उसका मीन्स निकाल दो, यानी कि जो स्क्वायर किया हमने उसका मीन्स निकाल दो, ठीक है, और उस मीन्स के ऊपर आप क्या कर दो, उस मीन्स के ऊपर रूट ओवर निकाल दो। तो इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखो बच्चा पार्टी, जो एवरेज स्पीड परवीन मैम ने आपको बताई, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताई, फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताई, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है कि इनके 3 फॉर्मूले हैं, और तीनों फॉर्मूले से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन इससे नहीं पूछी जाती। तो हम डायरेक्टली जहां पे जरूरत थी वहां मैंने आपको डेरिवेशन सॉल्व कराए थे, जहां जरूरत नहीं है वहां डेरिवेशन में सॉल्व नहीं कराऊंगी। तो अब देखो, अब आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो उसने पहला क्वेश्चन ये दिया एंट्रेंस में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर जो गैसेस होते हैं, ठीक है, क्या वो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होती है, और उनकी स्पीड भी डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होती है। उसने इस तरीके से 4 ऑप्शन बना दिए और पूछा कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एक ऑप्शन में उसने ऐसा लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट,
बट स्पीड विल बी सेम। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, मैम रॉन्ग। Yes. है ना। Yes, ma'am. अगर करेक्ट ऑप्शन होता तो क्या होना चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होती है और उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। तो देखो बच्चा पार्टी, ये मैं एक जस्ट एग्जांपल दिखा रही थी आपको कि हम जो पढ़ते हैं ना थ्योरी में, क्वेश्चन वहीं से आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स कितने टाइप्स की होती है। मान लो ए ऑप्शन दे दिया उसने 2, बी ऑप्शन उसने दे दिया 3 एंड सी ऑप्शन उसने दे दिया 1 और डी ऑप्शन उसने दे दिया 4। तो बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड कितनी होती है, बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 होती है। अब मान लो उसने दूसरा क्वेश्चन ये दिया कि जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है, ठीक है, वो कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल है, रूट मीन्स है या एवरेज है। उसने एक ऑप्शन में तीनों दे दी, ए बी सी, ठीक है, या मान लो 3 अलग अलग दिया, ये पहला ए ऑप्शन कर दिया उसने, ये बी ऑप्शन कर दिया और ये सी ऑप्शन कर दिया और लास्ट का ऑप्शन उसने कर दिया ऑल। तो अभी आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, डी। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आई होप आपको समझ में आया ना कि क्वेश्चन एक्चुअल में एंट्रेंस में कैसे पूछा जाता है और हमें उसका आंसर कैसे देना है। देखो बेटा, अगर आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो कभी भी आपको कोई एंट्रेंस क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं तो बच्चा पार्टी, और आपने मुझे साथ साथ आंसर भी किया, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो जो मोस्ट प्रोबेबल 3 स्पीड मैम ने बताई है उनके फॉर्मूले कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बेटा, जो पहला फॉर्मूला है, अगर हम अलग अलग गैसेस के लिए निकालते हैं तो V1 रख सकते हैं, V2 रख सकते हैं, Vn रख सकते हैं। ये क्या है, इंडिविजुअली मॉलिक्यूल की स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब देखो जो एवरेज के लिए फॉर्मूला है कि अगर आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा V AVG एवरेज, ठीक है ना आपका। जस्ट अ मिनट। तो देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, एक बार ये शॉर्ट फॉर्म भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना VAVG, तो ये क्या होगी, एवरेज, ठीक है, स्पीड हो गई आपकी गैसेस की। अब MPS क्या हो गया आपका, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। और RMS कौन क्या हो गया बच्चा पार्टी, बताओ जरा RMS क्या हो गया। तो मैं चलो इसको यही लिख देती हूँ कि जो एवरेज स्पीड है हमारी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा √8 RT अपॉन पाई एम, ठीक है बच्चा पार्टी। अब अगर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का देखो, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होगा VMP इक्वल टू √2R अपॉन TM। ये मॉलिक्यूलर मास है, T इज टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, पहले से ही पढ़ रहे हैं हम। एंड 2RT अपॉन M, M भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब जो ये वाली है रूट मीन्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, VRMS, ठीक है, होता है इसका टू √3R अपॉन TM एंड √3RT अपॉन M। क्लियर है बेटा आपको ये तीनों फॉर्मूले। और इसमें कंपटीशन में एक बहुत ही सिंपल सा रेशो पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट रेशो अगर देखे तीनों एनर्जी में तो किसका होगा। तो ये आपको डिटेल्स में जाने की क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है आपका एंट्रेंस में 4 नंबर का। तो आप सीधे लिख देंगे, इसका रेशो 1 आता है, इसका रेशो 1.128 होता है, इसका रेशो 1.224 होता है। तो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ से, एक तो ये रेशो पूछा जाता है और इन फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बच्चा पार्टी आपको ये रेशो याद रहेगा, सबसे ज्यादा रेशो किसका है बताओ, मैम रूट बताओ। मीन स्क्वायर स्पीड का, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का है। तो ये 3 स्पीड थी हमारी, ठीक है, और उनके ये फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है।
इज दैट क्लियर टू ऑल? मैम Yes, ma'am. अब देखो, ये जो स्पीड दी थी, ये मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड मैक्सवेल बोल्टमैन ने दी थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, इनके बारे में लिखा हुआ है कि साइलेंट फीचर ऑफ ग्राफ क्या है, कि द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल विद अ वेरी हाई और वेरी लो स्पीड इन एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है ना? तो इस तरीके की स्पीड हमने देखी थी मॉलिक्यूल्स के बीच में। मैंने अभी आपको समझाया था, कुछ मॉलिक्यूल बहुत स्लो जाएंगे, कुछ बहुत तेज जाएंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि मोस्टली द मॉलिक्यूल्स प्रोसेस स्पीड इन द मिडिल, ठीक है, विच इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अभी परवीन मैम ने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। एंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ गिव द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सैंपल। ठीक है ना? एक ये पॉइंट है। एंड देयर आर टू मोर स्पीड्स, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो ये वही बातें यहाँ पे स्लाइड में मैंने लिखी हैं जो आपको बताई हैं, क्योंकि अगर मान लो आप भूल जाएं कि परवीन मैम ने क्या पढ़ाया था इस लेक्चर में, तो वो आपको एटलीस्ट याद रहेगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. क्लियर टू Yes, ऑल? ma'am. एक बच्चे का आंसर नहीं चाहिए मैम को, सबका चाहिए। Yes, ma'am. Yes, सारे ma'am. बच्चों को क्लियर है? Yes, वेरी यस गुड। मैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एंट्रेंस में, और आप बड़े ही बाखूबी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे मेरी इस क्लास में जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब बच्चों में वो एबिलिटी है हर क्वेश्चंस को करने की। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम काइनेटिक एनर्जी के पोस्टुलेट को समझते हैं। तो ये ध्यान से समझना कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट थे वो क्या थे। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो मैं आपको अलग से लिख के भी समझा रही हूँ एक एक पॉइंट, और वो सारे पॉइंट्स मैंने स्लाइड में भी लिख रखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो हमेशा वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, पोस्टुलेट मतलब होता है बेटा उनकी कंडीशंस, कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस थी वो किन कंडीशन पे काम करती हैं, उनके क्या पोस्टुलेट थे। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है ना, मेरी कुछ कंडीशंस हैं कि मैं लेट नाइट नहीं पढ़ती, मैं दिन में ही पढ़ती हूँ। कुछ बच्चे की पोस्टुलेट है कि वो रात में ही पढ़ेगा, दिन में नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे मतलब किसी भी चीज के बारे में कि वो चीज में क्या होता है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो जो Ma'am. जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो बच्चा इसका मतलब समझ में आया कि ये पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैसेस का, मान लो ये एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो इन गैसेस के वॉल्यूम से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये बात क्लियर है आपको? अब यस देखो मैम दूसरा पोस्टुलेट, कि जो मैम एक बार और बता दीजिए। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि ये एक कंटेनर है और इसमें हमने कोई गैस भर रखी है, ठीक है, तो जो इन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है और जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम, जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम से ज्यादा कंटेनर का वॉल्यूम होगा। ये इस पॉइंट में हमने बताया है, और इस सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर इन कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन। वो क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं, लेकिन एक रेगुलर अरेंजमेंट में मोशन नहीं करते। ठीक है, वो इस तरीके से अरेंजमेंट में मोशन नहीं करेंगे कि एक के बाद दूसरी बॉल आई, दूसरे के बाद तीसरा मॉलिक्यूल आया, तीसरे के बाद चौथा आया, वो रैंडम मोशन करते हैं। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी, मॉलिक्यूल्स की पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस मैम उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है गैसेस के बीच का, वो कैसा होता है बताओ? ये मैंने पढ़ाया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का कैसा होता है?
कम वीक होता होता है, है। वीक कम होता होता है, है। ठीक है ना। वीक लिख दो या फिर लो लिख दो या फिर लेस लिख दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं इन स्ट्रेट लाइन। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं। जैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे गया तो ऐसे मूव करेगा, या फिर ऐसे करेगा, या फिर ऐसे करेगा, इस तरीके से मूव करेंगे। ऐसे 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 करके मूव नहीं करते। और ये लाइन तभी दूसरी डायरेक्शन में मुड़ती है जब ये पहला मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ पे टकराए, और जब तक टकराएगा नहीं वो मुड़ेगा नहीं, मूव करता रहेगा। ठीक है बेटा, ये बात Yes, ma'am. क्लियर है। अब Yes, देखो ma'am. नेक्स्ट Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. पॉइंट कि इनका जो मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होता है, यानी कि टकराना, ठीक है, और इलास्टिक होता है। इलास्टिक कॉलिजन करते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपके, ठीक है। और ये इलास्टिक कॉलिजन कब होता है? ये आपका बिफोर आपकी काइनेटिक एनर्जी और बाद में भी। तो कहने का मतलब ये है, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इलास्टिक कॉलिजन क्या है। इसका मतलब ये है जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है ना। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, टक्कर मार रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है टकराने से पहले और टकराने के बाद भी दोनों क्या होती हैं बेटा? सेम होती हैं। ये बात क्लियर है आपको यहाँ तक? Yes, ma'am. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है इनके। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो इनमें ना के बराबर होता है। पार्टिकल जो मूव करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब जो गैस के कोलिजन पार्टिकल्स होते हैं, एक सेकेंड बेटा बस, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन भी सेम रहती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो गैस के अंदर के पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है? अभी बताया था मैम ने। उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है, ठीक है, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो भी डिफरेंट होती है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे 7 की जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चा पार्टी? बढ़ेगी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल की। But हम ये जानते हैं, पहले भी पढ़ के आए हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं? ये बात आपको मालूम है अच्छे से? Yes, ma'am. बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो ये सारे पॉइंट्स थे इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स से हमें काफी हेल्प मिलेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि बच्चा पार्टी इनके ये जो पॉइंट्स हैं कि ये करते क्या है, क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फैक्टर, उनकी जो स्पीड होती है उनके फैक्टर किसी चीज पे डिपेंड करते हैं क्या? ये आपको मालूम है कि उनके फैक्टर किसी चीज पे डिपेंड करते हैं? बताओ। मॉलिक्यूल की yes, स्पीड, yes, जैसे मान लो मैंने लिखा मॉलिक्यूल्स स्पीड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, ठीक है ना। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करते हैं? तो देखो बच्चा पार्टी वो 2 फैक्टर्स हैं, तो ध्यान रखना। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, और जो दूसरा फैक्टर है मॉलिक्यूल की स्पीड का वो है मास। अब देखो टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल को आप एनर्जी दे रहे हो तो वो जितनी एनर्जी उसे मिलेगी उतनी तेजी से मोशन करेगा, जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही कम मोशन करेगा। तो कहने का मतलब ये है जब मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी? मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड क्या होगी, वो लो होगी कि तेज होगी? मैम तेज ma'am, होगी। high. बिल्कुल हाई होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, है ना। और मास क्या है? मास क्या होता है? हमने पढ़ा था ना स्टेट ऑफ मैटर में कि हर चीज जो हमारे पास है उसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वेट है उसमें। और अगर मास की कंडीशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तब क्या होगा? तो आप देखोगे
मान लो हमारे पास ये 2 बॉल हैं, ठीक है। अब इन 2 बॉल में ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, इसका जो मास है, यानी कि इसका जो वेट है वो कम है, ये भारी है और ये थोड़ा हल्का है। तो आप देखोगे जो लाइटर है, अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा तेजी से मोशन करेगा, ज्यादा उसकी स्पीड होगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइटर है, ठीक है, जो हल्का है, उसकी स्पीड कैसी होगी, मॉलिक्यूल की हाई होगी। ज्यादा। तो ये 2 फैक्टर हैं, मॉलिक्यूल स्पीड डिपेंड ऑन दी फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर पे मॉलिक्यूल की स्पीड डिपेंड करती है बच्चा पार्टी। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। आपने ये फॉर्मूला ड्राइव करके आता है। वैसे पहले तो आप एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हो, ये 3/2 होगा, मैंने 2 लिख दिया है। 3/2 याद रखना इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन से इसके ऊपर। nRT, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैम स्पीड मास पर क्या बोला था किसी बच्चे ने, एक सेकंड जस्ट वेट। मास स्पीड मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ ये भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। अब आप जरा अपनी स्लाइड देखो, ठीक है। परवीन मैम ने आपको सारे पॉइंट 1 बाय 1 क्लियर कर दिए हैं। पहला पॉइंट था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट इवन ऑफ चेंजिंग इन इंडिविजुअली स्पीड, मतलब इंडिविजुअली पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी या फिर बहुत सारे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। फिर इफ द गैसेस विल हैव वेरिएबल स्पीड, मतलब जितनी भी गैसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीड को वेरिएबल करती हैं। And the average kinetic of the gas particle change with the temperature. The higher the temperature and the higher the kinetic energy of the gas. तो ये सारे पॉइंट जो स्लाइड में लिखे हुए हैं, ये आपको परवीन मैम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं और समझा चुकी हैं। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. देखो बेटा, मैं एक बात और बोलूंगी आपसे, जितने भी बच्चे मेरे सेशन को ज्वाइन करते हैं, अगर उनको बीच में कहीं छोड़ के जाना है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि उनका क्या रीजन है मीटिंग को लीव करने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैम को इन्फॉर्म करके जाएंगे कि आप बीच में से क्यों मीटिंग क्लोज कर रहे हो या क्यों जा रहे हो। तो मुझे भी पता होना चाहिए ना, मेरे बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई और पर्सनल रीजन है उनका जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। तो ये बात मुझे मैसेज करके आप जाओगे, ठीक है ना। अब देखो बढ़ते हैं हम आगे, आप लोगों की परमिशन है आगे बढ़ने की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा इस न्यूमेरिकल को? क्या लिखा हुआ है? Calculate the kinetic the energy of 4 kinetic gram energy of oxygen at 25 degrees Celsius. तो बिल्कुल सही। हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हम ये कह सकते हैं हमें के ई फाइंड आउट करना है, ओके। अब जो के ई दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बार बताओ बच्चा पार्टी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? मैम ने बताया था आपको के ई By 2 nRT. 3/2 nRT। तो हमें यहाँ पे देखो टी की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। जब ये तीनों वैल्यू हमारे पास होंगी तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो देखो बच्चा पार्टी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दो। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। आपको 4 ग्राम दिया है, क्या है वो, ये क्या है 4 ग्राम, ये दिया है आपको वेट Oxygen. ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चा पार्टी। या आप ये कह सकते हो कि आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वेट दिया है 4 ग्राम। और एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट की फॉर्म में नहीं। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होगा वो O2 होगा, और एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16, 2 का कितना हो गया 32। तो 4/32 कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा। अब मैं दीपांशी वर्मा से एक बात पूछना चाहूंगी। दीपांशी, आप अभी मेरे साथ न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो क्या आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आ रही है? नहीं, ma'am. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am.
कोई बात नहीं। देखो मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ बस, आप मेरे सारे सेशंस को ज्वाइन करो और जब तक मैं अवंती में हूँ आपको पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। आपको कोई ऑफलाइन पढ़ने की ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आजमा के देख लेना, मैम को इतना बड़ा कमिटमेंट कर रही है मैम, और ये बात हमारी रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है। तो आप जानते हो हमारे सारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, हर चैप्टर को पढ़िए। लास्ट में आप देखोगे ना तो आपको सिर्फ जीत ही दिखाई देगी, हार दिखाई नहीं देगी केमिस्ट्री में। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, लेकिन ma'am. बेटा देखो, मुझे हर चीज के लिए टाइम चाहिए। मैं एकदम तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बना सकती भाई, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमारा हो गया, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। ये आपका गिवन मास दिया है 4 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय बचा पार्टी मोलर मास, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब आप इस ये वाली सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। और आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर कोई भी चीज माइनस में दी है, डिग्री सेंटीग्रेड में दी है माइनस में, तो आप उसे क्या करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में से 25 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। ये आपका हो गया टेम्परेचर। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 8.314 जूल किलो इनवर्स 1, बताया था ना परवीन मैम ने। 3 आर की वैल्यू Yes. बताई थी कहाँ पे किस तरीके से लेनी है। तो अभी इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल के बता दो क्या आ रहा है। कौन बताएगा मैम को इसका आंसर? देखते हैं आज के इस क्वेश्चन का विनर कौन होने वाला है। 0.125 मोल था हमारा, इंटू 8.314 आर की वैल्यू थी हमारी, 248 हमारा क्या था, ये था। कैलकुलेट कर पाओगे? कैलकुलेट कर दोगे बच्चा पार्टी? ऐसे काम नहीं चलेगा, Yes, आंसर ma'am. दो। Ma'am, I'm 386.6. 386.6. वेरी गुड, 386.6। तो देखो हमारे सारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, सबने आंसर दे दिया और समझ भी लिया क्वेश्चन को। वेरी गुड, इस बात पे तो क्लैपिंग बनती है आपके लिए। बस आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहो और फिर देखना मैं क्या करूंगी। देखो बेटा, अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी ना, तो जो बच्चे परवीन मैम के साथ रहते हैं उन्हें अगर उनकी कभी जरूरत पड़ती है तो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, कभी भी आपको ये लगे, आप सभी बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे अभी मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हमें कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, या हमें कोई टॉपिक पढ़ना है मैम से और एक्स्ट्रा, या रिवाइज करना है, तो बेझिझक आप बताइएगा। आपके पास सबको आपकी मेल आईडी है, मेल करिए, वहां पे लिख के भेजिए कि हमें ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है परवीन मैम के साथ। आई विल, ठीक है, मेक श्योर कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी मिलूंगी आपको, आपकी केमिस्ट्री में कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. तो देखो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम देखते हैं वो न्यूमेरिकल, ये तो उसी क्वेश्चन का आंसर है, आंसर भी दिया हुआ है। कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है ना, हाइड्रोजन इज ms एट 273। तो हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है इसकी। तो देखो बड़ा ही आंसर सिंपल सा है ये, कि दी रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड इज गिवन बाय VRMS। कितना होता है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था 3RT/m। जहां पे बच्चा पार्टी आप देख सकते हो आर की वैल्यू हमें पता ही है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर हम निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, लेकिन उसने पूछा रूट मीन स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है आपको RTM की वैल्यू चाहिए, तभी आप इसका रूट मीन क्वालिफाइड कर पाओगे। तो आर की वैल्यू सभी को पता ही है, 8.314 होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड 2, ठीक है ना। अब एम की वैल्यू जो यहाँ पे दी है, ठीक है ना, एम की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, याद रखना 10⁻³ होती है किलोग्राम मोल। ये एम की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होती है या फिक्स होती है, इसे याद कर लेना। और टी यहाँ पे कितना दिया है बच्चा पार्टी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, जल्दी बताओ। 270 कितना 27, तो कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा केल्विन। ये वैल्यू ऑलरेडी दी होती है क्वेश्चंस में, सीधे फॉर्मूला लगा दो। इसीलिए सबसे ज्यादा इजी न्यूमेरिकल इसी के, इससे ज्यादा इजी न्यूमेरिकल किसी के नहीं है। 3 इंटू 8.314 इंटू 300, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3। तो आप देखोगे घर पे कैलकुलेट करके देखना, 2735.43 ms के समथिंग इसका आंसर आएगा। तो अभी मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया है क्योंकि 6:30 होने वाले हैं, 7:30, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे 2 रियल गैस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कवर करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आज मैम को आप 10 मिनट एक्स्ट्रा दे पाएंगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि आज मैं इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट खत्म करके जाऊंगी। फिर इसमें इस टॉपिक में, चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट बचता नहीं है, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको अवेलेबल होगा। तो ये चैप्टर हमने बड़े अच्छे से बखूबी खत्म किया है, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद मंडे में थर्मोडायनामिक पढ़ेंगे, और थर्मोडायनामिक में ना बहुत सारा एक्साइटमेंट, जोश और एनर्जी लेके आना। इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको थर्मोडायनामिक्स, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी? अब देखो, Yes. ये क्वेश्चन है, ये मैम आपको दे रही है HW, और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में, आप भूल जाएं भले ही, लेकिन परवीन मैम नहीं भूलेंगी, डिस्कस करूंगी और पूछूंगी आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप करके लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो इसका सॉल्यूशन दिया है हमने स्लाइड में, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि मेरा कोई भी बच्चा स्लाइड कॉपी ना करे, ठीक है ना, देखे ना, आंसर खुद से निकालने की कोशिश करे। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन है। आपको मैम ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई थी, और आइडियल गैस लॉ भी पहले पढ़ाया था, आइडियल गैस इक्वेशन भी मैम पढ़ा चुकी हैं समझा के। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि राइट दी 2 रॉन्ग एज्यूम्पशन, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे कौन से एज्यूम्पशंस थे, मतलब सोच थी, ऐसे कौन से गलत स्टेटमेंट थे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिए, गैसेस के लिए दिए गए थे, जो फेल्यूर थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, और इसका आंसर भी हमने दे रखा है वैसे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रियल गैस। तो रियल गैस क्या होती है? देखो, रियल गैस वैसे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें बताऊंगी। जैसे कि रियल गैस क्या होती है, एज्यूम्पशन टेकन फॉर द आइडियल गैस, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, कि रियल गैस एक्चुअल में रियल होती हैं लेकिन आइडियल नहीं होती, और सम कंडीशन में रियल गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सबको फॉलो करती है, तब वो रियल बनती हैं। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए उनमें जो वॉल्यूम होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन मैं इसको, इन पॉइंट्स को अपने तरीके से हैंडल करके आपको बता रही हूँ। ये पॉइंट याद रखना, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रही हूँ, आइडियल गैस क्या थी, और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ रियल गैस। और रियल गैस को बेटा हम नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं, ये बात सबको पता होगी। अब इनके लिए हम एक जेड फैक्टर कैलकुलेट करते हैं दोनों के लिए। जेड फैक्टर का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है आपका। जैसे कि आपने पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वैसे जैसे कि जेड को एटॉमिक नंबर मान लेते हो, जब आइसोटॉप आइसो बाहर निकालते हो, उनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे जो आइडियल गैस और रियल गैस इक्वेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो देखने के लिए मिलेगा उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहाँ पे ये कंपैरेटिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ये पॉइंट आइडियल गैस इक्वेशन से और रियल गैस से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कभी आप एंट्रेंस दोगे तो देख लेना, एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ होगा आपका, बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रही हूँ, देखो आप यहाँ पे दूसरा सुंदर सा कलर पेन लेके, कि देखो जेड जो होता है ना, जेड का जो फॉर्मूला होता है वो जेड इक्वल्स टू होता है हमेशा वॉल्यूम रियल गैस डिवाइड बाइड होता है वॉल्यूम आइडियल गैस। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा ही छोटा सा है, और इस फॉर्मूले को कई बुक में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये लिखा होगा पीवी अपॉन एनआरटी, क्योंकि आइडियल गैस एक्चुअल में रियल में सम लॉ को फॉलो करके आइडियल गैस बनाता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो जब हम जेड इक्वल्स टू वी रियल गैस डिवाइड बाय आइडियल कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जेड इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी, लिख सकते हैं बच्चा पार्टी की नहीं लिख सकते?
Yes, ma'am. तो अब ma'am. देखो बेटा, आइडियल गैस में अगर जेड की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और अगर वो वैल्यू 1 नहीं है तो उसकी कुछ कंडीशन होगी। लेकिन अगर आइडियल गैस को वो वाकई फॉलो कर रहा है डेविएशन, तो जेड की वैल्यू आइडियल गैस में हमेशा 1 होती है। तो देखो बेटा, हम जानते हैं ये जो फॉर्मूला आया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कैलकुलेट होके आया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब परवीन मैम यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मान लो आपके पास कोई भी दो गैसेज हैं, ठीक है, और उन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, उनके बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात क्या मैंने आपको बताई थी ना? Yes, ma'am. तो ये Yes, बहुत ma'am. इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और देखोगे, जब आइडियल गैस की हम बात करते हैं, तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके मॉलिक्यूल का जो साइज होता है बेटा, वो बहुत शॉर्ट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियल गैस इक्वेशन का मॉलिक्यूल का साइज बिग होता है कि स्मॉल होता है। तो यहाँ पे जो साइज होता है वो वेरी VERY है, ये वेरी स्मॉल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब देखो, जो एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप दूसरा देख सकते हो, जो आइडियल गैस होती हैं वो भारी भरकम होती हैं, ठीक है ना। कैसी होती हैं? भारी भरकम होती हैं। और जब हम इनको कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, जब हम इनको कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं बेटा? कंप्रेस्ड, ठीक है। तो आप देखोगे इनको कंप्रेस करने पे क्या होती है, ये एक ही तरफ सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं कंप्रेस करने पे। तो ये जो मॉलिक्यूल एक ही साइड में आ गए, इसको बोलते हैं हम पॉइंट मास। और ये भी पूछा जाता है, क्योंकि जब आपने किसी चीज को कंप्रेस किया, पिचका दिया, तो कंप्रेस होने के बाद जो मॉलिक्यूल अलग अलग थे वो क्या होंगे? एक ही साइड आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल तो हम कई बार करके देख सकते हैं, जैसे कि ये है, ये बॉल है, ठीक है, इसको आपने कंप्रेस कर दिया, तो देखो कंप्रेस होने के बाद ये कितनी छोटी हो गई, तो मॉलिक्यूल एक साइड आ गए सारे, है ना। Yes, ma'am. और इस पॉइंट को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में पॉइंट मास। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसके लिए, जो मैं यहीं पे लिख दे रही हूं, ठीक है, कि जो वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, ठीक है बच्चा। वो नेग्लेजिबल क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज इतना स्मॉल होता है। तो ये सारी कंडीशन किसमें लगती हैं? आइडियल गैस में लगती हैं। अब आप इसकी दूसरी कंडीशंस को देखोगे अगर, ठीक है ना, तो वो हम नॉन आइडियल गैस की कंडीशंस के लिए देखेंगे। लेकिन अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, तो ये तो हमारी कंडीशंस फैक्टर्स के लिए हो गए, किसके लिए? आइडियल गैस के। अब इस पेज में यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रियल गैस की, ठीक है, रियल गैस। और रियल गैस के क्या फैक्टर्स हैं ये आप देखो। रियल गैस में जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और या फिर जेड हमेशा लेस देन 1 होता है। तो रियल गैस में ये दो कंडीशन शो होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। अब वो होती क्यों है और कैसे होती है ये भी बताएंगी मैम। पहली बात तो यहाँ पे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मान लो जो टू गैसेस आपने ली, ठीक है, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? वर्क करेगा। भाई रियल गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अब जो इनके मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है। मतलब कि आइडियल गैस रियल गैस जस्ट अपोजिट काम करती हैं उनके। तो जब यहाँ साइज बड़ा हो गया मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा आपका, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम इज रियल गैस। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाती हूँ आपको, इसीलिए ताकि सीधे पॉइंट, इन्हीं पॉइंट को आप याद कर लो और इन्हीं से क्वेश्चन आता है। नेग्लिजिबल, आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो देखो, इसका आपका जो वॉल्यूम है रियल गैस का वो नेग्लिजिबल नहीं होता, लेकिन आइडियल गैस का होता था, अभी हमने ऐसा पढ़ा। इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? अब देखो Yes, Yes. yes, sir. कि फॉर, अब इसका अगला पॉइंट है, फॉर नॉन आइडियल गैस, रियल गैस को नॉन आइडियल भी बोलते हैं, अभी जैसे कि परवीन मैम ने बताया था, गैसेस, ठीक है, कहां पे जेड ग्रेटर देन 1 होगा और कहां पे जेड लेस देन 1 होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा था कि वी वॉल्यूम रियल गैस
डिवाइड बाय वॉल्यूम आइडियल गैस था, आइडियल गैस। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे कि जब आपका वी रियल गैस ग्रेटर देन होगा वी आइडियल गैस से, ठीक है, तब आपका ये जो डेविएशन शो करेगा वो z इज टू ग्रेटर 1 होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसा डेविएशन होगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा ये। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे आपको अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। अगर आपने ये सीधे पॉइंट याद कर लिए तो आपका सीधे पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ मिलता है एंट्रेंस में कि अगर रियल गैस का वॉल्यूम ग्रेटर देन है आइडियल गैस से तो डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जेड की जो वैल्यू होगी कंप्रेसिबल फैक्टर, क्योंकि इसको जब कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, जेड यहाँ पे कंप्रेसिबल फैक्टर है, तो हमेशा जो कंप्रेसिबल फैक्टर होगा पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल गैस का, नॉन आइडियल का, वो क्या होगा बेटा? जेड ग्रेटर देन 1 होगा। सीधे क्वेश्चन याद हो गया यहाँ से? मैम Yes, जेड ma'am. क्या बेटा? मैम जेड क्या है? जेड मैंने लिखा था पीछे कंप्रेसिबल फैक्टर, जैसे कि मान लो ये है, इसमें अंदर गैस है और इसको आप कंप्रेस कर रहे हो, तो जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटेगा इसका, तो जेड यहाँ पे कंप्रेसिबल फैक्टर है। और जब जेड की वैल्यू ज्यादा होगी 1 से, वो किस कंडीशन में होगी? जब आपका वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा होगा किससे? आइडियल गैस से। समझ गए? और उस डेविएशन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। अभी क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. तो अब देखो अगला पॉइंट। पता है ये मैंने आपको कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन बता दिए जो पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, और आप पेपर में देख लेना, प्रीवियस ईयर के नीट के मेंस के क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप सीधे भी क्वेश्चन लगा के चले आओगे बिना विदाउट फॉर्मूले, और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो कि जो आपका जेड ग्रेटर देन 1 होता है वो कहाँ होता है? वो जब होगा जब वॉल्यूम आइडियल गैस का ग्रेटर देन होगा किससे बेटा? रियल गैस से। अपोजिट हो जाएगा, और तब ये जेड ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और ये जो डेविएशन होगा, ये डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहां तक बात क्लियर है आपको? Yes, ma'am. अब देखो Yes, ये ma'am. कहानी एक्चुअल में होती कैसे है। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, अभी तो देखो ये चैप्टर आपने मुझसे एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ा, मैं एंट्रेंस के पॉइंट को डायरेक्टली टच दे रही हूँ आपको। जब आप इस चैप्टर को मुझसे पढ़ोगे ना वाकई में 2 घंटे की क्लास में, तब आपको मजा ही आ जाएगा। जब देखो हम यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम प्लॉट करेंगे, तो ध्यान से देखना जरा। तो यहाँ पे ये पहली लाइन का डेविएशन बनेगा, तो जो देखो मैं 2 लाइन बनाऊंगी अलग कलर की, एक लाइन यहाँ से ग्राफ को प्लॉट करते हुए इस तरीके से जा रही है, और जो दूसरी लाइन है, ठीक है ना आपकी, वो यहां से इसको प्लॉट करते हुए व्हाइट कलर की ऐसे टच होते हुए जा रही है, ठीक है। तो 2 लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लियरली। तो ये जो पहली वाली येलो लाइन है बेटा आपकी, ठीक है, ये वाली जो व्हाइट लाइन है, ये लाइन आपकी आइडियल गैस की है, ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में भी है शायद। और ये वाली जो लाइन है आपकी, ये आपकी रियल गैस की है, ठीक है बच्चा पार्टी, रियल गैस, ठीक है। यहाँ 2 लाइन बनाई है परवीन मैम ने, एक पहली लाइन बनाई है जो आइडियल गैस को बता रही है, एक पीछे वाली लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका किसको बता रही है? रियल गैस को बता रही है। समझ में आया ये ग्राफ? Yes, ma'am. ठीक है। तो इस ग्राफ को ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप जानते हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो ये ग्राफ जो जाएगा, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर बनेगा, यानी कि इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V1 ग्रेटर देन VR होगा, तब Z की वैल्यू 1 आती है, और जब आपका ये कम होगा तो तब यहाँ पे V1 की वैल्यू आती है। तो मतलब इस तरीके का ग्राफ है, लेकिन इस ग्राफ को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये पॉइंट याद रखने कि कहाँ नेगेटिव होगा डेविएशन और कहाँ पॉजिटिव होगा, इतना ही इसमें पूछा जाता है और ज्यादा नहीं आता। क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर है ना, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है हार्डली, बहुत ही रेयर है कि 2 क्वेश्चन एंट्रेंस में आ जाए, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो बेटा देखो आज का ये सेशन हमने पूरा कर लिया। कभी टाइम मिलेगा तो इन दोनों ग्राफ को मैं
बिल्कुल अलग अलग सेपरेट बना के आपको दिखाऊंगी, अलग अलग गैसेस के लिए। तो वो एंट्रेंस की क्लास में कराऊंगी, अभी इतनी नीड नहीं है इसकी। ये जो पॉइंट था डेविएशन वाला वो समझना था। तो देखो हमने रियल गैसेस को पढ़ लिया, रियल गैस के सारे फैक्टर पढ़ लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया क्या होता है। तो ये स्लाइड में मैंने फॉर्मूला लिख रखा है और कैसे क्यों आया ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो आज का बच्चा पार्टी हम ये सेशन यही क्लोज करते हैं। अब आप मुझे बता दो ऑनेस्टली, क्या आपको कोई ऐसी चीज थी आज के सेशन में जो समझ में नहीं आई? No, ma'am. नो No, नोट ma'am. सेंड कर दीजिए। क्या बेटा? No, ma'am. नो। मैम नोट्स भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी और ये मैं अभी बोल देती हूँ आपको, ठीक है ना, कि अभी आपको थोड़ी देर में आपके नोट्स मिल जाएंगे। और मैम आप ट्यूसडे लोगों वाले को क्लास के भी। अब एक बात मुझे बताओ, आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लग रहा है? केमिस्ट्री इजी लग रही है? समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. मैम बहुत ma'am. अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है? तो चलिए Yes, बहुत ma'am. अच्छी बात है। अब हम मिलेंगे मंडे को पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ और थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंट्रेंस के एग्जाम में कभी कभी थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन भी आते हैं और 2 तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रखे हुए क्वेश्चन हैं आपके। तो हम इसी तरीके से नई नई टेक्निक से नए नए तरीके से अपनी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, इसी के साथ सेशन क्लोज होता है। गुड नाइट बच्चा पार्टी, बाय बाय। मैम G71 में भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, G71 मैंने लिख लिया, एक मिनट जस्ट वेट। G71 ओके, ट्यूसडे वाले क्लास के भी। ट्यूसडे वाले क्लास के भी भेज देंगे। बिल्कुल, बाय बाय। Ma'am, G72 पे भी. बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बाय मैम। डेफिनेटली, बाय बाय। Bye.